नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो फिर हाजिर हम विचार विमर्श के एक नए अंक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। और आज का विषय है रबी की फसलें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैसे लहलहाएं आपकी रबी की फसलें, और इसीलिए हमने इसका नाम दिया है रबी का लहलहाना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 प्रमुख तौर पर फसलों के सीजन होते हैं, जिसमें रबी है, जायद है और खरीफ है। और क्योंकि ये रबी का समय है तो इसीलिए आज रबी पर हम बात करेंगे। और आने वाले 1 से 1.5 महीने हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त आप कौन कौन सी सावधानी बरतते हैं, कैसे बीजों का प्रबंधन करते हैं, कैसे उर्वरकों का प्रबंधन करते हैं, इसी पर निर्भर करेगा कि रबी की फसल आप कैसी काटेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़े उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। वैसे तो गेहूं, सरसों, मसूर, चना, मटर और जौ इस सीजन की प्रमुख फसलें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुआई गेहूं और सरसों की होती है। भारत में 3.25 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर गेहूं बोया जाता है। 2015-16 में इसकी पैदावार 9 करोड़ 35 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी गेहूं के मामले में हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि दूसरे देशों को इसका निर्यात भी करते हैं। लेकिन तिलहन के मामले में ऐसा नहीं है। रबी सीजन में सरसों के अलावा कुसुम और अलसी जैसी तिलहनी फसलें भी बोई जाती हैं। भारत में करीब 2 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर पर इनकी बुआई होती है, जिससे करीब 2 करोड़ 90 लाख टन की उपज हो जाती है। कहने को हम तिलहन पैदावार में पहले नंबर पर हैं। इसके बावजूद घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए हमें बाहर से तेल मंगाना पड़ता है। यही हाल दालों का भी है। दलहन उपज में पहले स्थान पर होने के बावजूद हमें दूसरे देशों से दालें खरीदनी पड़ रही हैं। मसूर की ही बात करें तो 16 लाख हेक्टेयर पर करीब 9.5 लाख टन मसूर उपज रही है, जबकि चने की उपज 77 लाख और मटर की 6.5 लाख टन है। इसी तरह दलहनी फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज भी दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें तो हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन दलहन और तिलहन की अगर बात करें तो अभी भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और सरकार भी इसको लेकर बहुत सचेत है। सरकार की तरफ से भी तमाम योजनाएं दी जा रही हैं, किसानों को मदद दी जा रही है ताकि हम इसमें भी आत्मनिर्भर हो सके। और रबी का समय है तो इसीलिए हम किसानों को बता दें कि अभी से उन्हें क्या तैयारी करनी है। पूरे मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी हम यहाँ पर मुलाकात करवा दें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर GS चौहान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फसल विज्ञान में सहायक महानिदेशक है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के निदेशक डॉक्टर NP सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर कपिला शेखावत भी हैं, जो कि वैज्ञानिक है पूसा संस्थान नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है कपिला आपका। और डॉक्टर राजबीर हमारे साथ मौजूद है, प्रधान वैज्ञानिक है पूसा संस्थान नई दिल्ली में। कपिला हमारे साथ मौजूद हैं और तिलहन पर बात करेंगे, और डॉक्टर राजबीर अनाज पर बात करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर चौहान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रबी की फसलें खाद्यान्न सुरक्षा के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? रबी का सीज़न भारतीय कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस सीज़न में अनाज की प्रमुख फसल गेहूं लगाई जाती है, जौ के लगाए जाते हैं। साथ ही दलहन भी एक महत्वपूर्ण फसलें हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग चना, मसूर और मटर का लेते हैं। साथ ही तिलहनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीज़न है, जिसमें हम लोग राई, सरसों, अलसी और साथ में सूरजमुखी फसलें भी ली जाती हैं। और ज़्यादातर क्योंकि इस क्षेत्र इस सीज़न में जैसे गेहूं लगता है तो ज़्यादातर सिंचित एरिया में लगता है, पैदावार अच्छी होती है। वर्षा इस बार काफ़ी अच्छी हुई है, इसलिए हम लोग सभी आशान्वित हैं कि रबी सीज़न हमारे लिए भरपूर लाभ देगा। अतः एक किसान भाई इस सीज़न के लाभ के लिए अभी से तैयारियां प्रारंभ करें।
बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा कि तैयारियां प्रारंभ करें, और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा, रिपोर्ट में भी बताया कि ये 1.5 महीने जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो बोएंगे वही काटेंगे, यानी अभी जो आप तैयारी करेंगे, और चाहे वो बीज की बात करें या उर्वरकों की बात करें, खाद की बात करें, खेतों की कैसे तैयारी करनी है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किसान हमारे जानते भी हैं बहुत अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर चौहान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कहते हैं ना कि जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, तो बीज कितना महत्वपूर्ण रहेगा रबी के लिए, और क्या इस बार सरकार की तरफ से कुछ नई शुरुआत की गई है कि अच्छे बीज हमारे किसान तक पहुंचे? नहीं, देखिए, बीज तो एक पुरानी कहावत है कि अच्छा बीज और उर्वरक भूमि में डाला जाए तो किसान समृद्ध होगा। जी जी। और खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जो बीज सुरक्षा है अति आवश्यक है। जी। और किसी भी किस्म का या प्रजाति का जो उच्च पैदावार देने वाली हैं, उनकी क्षमता का भरपूर लाभ लेने के लिए, यानी कि जो उनकी पैदावार की क्षमता है उसको प्राप्त करने के लिए बीज एक महत्वपूर्ण आदान है, कम लागत का आदान है। साथ ही देखा गया है अगर किसान भाई गुणवत्ता युक्त बीज यूज़ करें और अगर बाकी शस्य क्रियाएँ उनकी या बाकी प्रजातियाँ उनकी एक जैसी रहें, तभी 15 से 20% उपज में पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जी, बिल्कुल। साथ ही जितनी भी तकनीकी और तकनीकियाँ हैं उनकी सफलता भी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि 15 से 20% तक अधिक उन्हें उपज मिल सकती है, और अगर इतनी उपज ज़्यादा होगी तो आप समझ सकते हैं कि लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर सिंह, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि अगर हम दलहन की बात करें तो अभी भी, और कहीं ना कहीं किसानों का भी इसमें रुझान उतना ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। हालांकि इस बार थोड़ी तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। सरकार ने MSP को लेकर अपना जोर दिया है, MSP बढ़ाया है, उस पर बोनस भी दे रही है सरकार, और किसान भी समझ रहे हैं कि दलहन अगर बेहतर होगा तो उपभोक्ता का तो लाभ होगा ही, उनके पास भी एक अच्छा विकल्प है। तो दलहन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे रबी की फसलों के संदर्भ में? मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि दालों का मानव पोषण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनसे हमको न केवल ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलती है, बल्कि हमको और भी तत्व मिलते हैं जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी। दलहनी फसलों को यदि आप देखा जाए तो हमारी जो मांग है उससे बहुत कम आपूर्ति है, इसलिए इनकी कीमतें अक्सर बाज़ार में ज़्यादा होती हैं, और जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको उससे काफ़ी पैसा जो है खर्च करना पड़ता है। लेकिन पिछले 2 साल से सरकार ने इसके तरफ बहुत ध्यान दिया है और अनेक ऐसी योजनाएं निकाली हैं, नीतियों में नीतिगत परिवर्तन लाए हैं, जिससे कि इस साल दलहन का रिकॉर्ड जो है सोइंग हुई है, और उससे ये हम उम्मीद करते हैं कि इस साल दलहन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाला है। दलहनी फसलों में जो रबी में बोई जाने वाली फसलें हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उत्पादन का 60% हिस्सा रबी के फसल से आता है। इसमें चना सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जो करीब 90 लाख हेक्टेयर ज़मीन में बोया जाता है। उसके बाद मसूर का नंबर आता है, जो भी करीब 150 लाख जो है हेक्टेयर में मसूर जो उगाई जाती है। तकरीबन 90 लाख से लेकर के 100 लाख क्षेत्रफल में मटर की खेती होती है। और ये फसलें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि इनकी जो उत्पादकता होती है खरीफ की फसलों से ज़्यादा होती है, और हम इनको कहते हैं एक तरह से बहुत ही इंश्योर्ड फसल। जी। सरकार ने, जैसे मैंने बताया, कई नीतिगत फैसले लिए हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 से 50% तक बढ़ाया है। इसका खरीफ के फसलों में जो बहुत ज़्यादा हमने रुझान देखा है, किसान भाई आगे आकर के बहुत बड़े क्षेत्रफल में लगाए हैं। और जैसा आप जानते हैं इस साल 146 लाख हेक्टेयर में जो है खरीफ की फसलों को लगाया गया है। हमें अनुमान लगाना रबी में भी उसी तरह का रुझान आएगा, क्योंकि बरसात अभी तक बहुत क्षेत्रों में हो रही है, जो कि अच्छी फसल के लिए जरूरी है। जी, चलिए, ये तो बात रही दलहन की। डॉक्टर कपिला, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर तिलहन की बात करें तो उसकी भी स्थिति वैसी ही है, और हमारे भारतीय खान पान जो है वो इस तरह के है कि हमारे यहाँ तेलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर हम विदेशों से इसकी तुलना करें। तो ऐसे में तिलहन की स्थिति क्या है, और रबी में तिलहन की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तिलहनों के संदर्भ में हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। प्रतिवर्ष आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम करीब 8 से 9 मिलियन टन खाद्यान्न तेल जो है हम आयात करते हैं, और हमारी विदेशी मुद्रा बहुत इसके अंदर जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको दोनों ही, यानी कि क्षेत्रफल
उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही क्षेत्र में हमको तिलहनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो हमें क्षेत्र विस्तार में जहाँ पर हमारे कई जगह है जहाँ पर हम सिर्फ राइस फेलोज हैं, मतलब राइस के बाद में या धान के बाद में हम कोई और फसल नहीं लेते, वहाँ हम तिलहनों को ले सकते हैं। अंतः फसल की अगर अपन बात करें तो लिंसीड या अलसी की हमने जहाँ बात की, सर ने बताया, चौहान सर ने, कि ये एक अच्छी रबी तिलहन फसल है, उसको हम धान के साथ में अंतः फसल के रूप में ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप बात करें कि जो अपने जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या जो सिंधु तट के जो सिर्फ जहाँ पे धान और गेहूं ही फसल चक्र है, वहाँ पर भी हम डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण के रूप में तिलहनी फसलें ले सकते हैं। बिल्कुल, उस क्षेत्र में हम इनको ले सकते हैं। अगर रबी तिलहनों की बात करें तो मुख्य जो इसमें है वो राई सरसों समूह है। राई सरसों समूह में वैसे भारत में 7 फसलें उगाई जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर भारतीय राई या लाहा जिसको हम कहते हैं वो एक मुख्य फसल है। तोरिया एक फसल है राई सरसों समूह में ही जिसका अवधि छोटी होती है, वो है। तारा मीरा जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। और येलो सरसों या जो पीली सरसों हम कहते हैं वो इसमें आता है। दूसरा अलसी की हमने बात की, लिंसीड जिसे कहते हैं। और कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा इसमें साउथ में इसमें सनफ्लावर सर ने बताया वो एक फसल हो सकती है, और कुसुम या सैफलार, इन 4 फसलों को हम रबी तिलहनों के रूप में लेके आत्मनिर्भरता की ओर चलिए, बढ़ आपने सकते हैं। क्षेत्र के हिसाब से भी बताया कि कहाँ कौन कौन सी फसलें ली जा सकते हैं। इस पर हम और विस्तार से आएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि हमारा किसान बहुत कुछ जानता है, वो जाहिर सी बात है कि वो खेती करता है, तो वो फसलों और खेती से के बारे में बेहतर नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक तरीकों से अगर वो आगे बढ़ता है तो अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। डॉक्टर राजवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर अनाज के संदर्भ में बात करें तो रबी में खास तौर पर हम गेहूं बोते हैं, और गेहूं हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हमारी हैबिट भी है, ईटिंग हैबिट इस तरह की है। तो इसके बारे में बताएं कि गेहूं के संदर्भ में क्या स्थिति है, कितना हम इसमें आत्मनिर्भर हो पाए हैं, और आगे इसमें क्या क्या गुंजाइश है। हमारा देश तकरीबन निर्यात करने के मुहाने पर रहा है पिछले 4-5 सालों में। बट अगर हम लास्ट सीजन को देखें और उससे पहले वाले सीजन को देखें तो बदलते मौसम की वजह से हमारी कुछ गेहूं की फसलों में नुकसान हुआ है। लास्ट सीजन के अंदर हमारे अप्रत्याशित रूप से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा उससे हमारी पैदावार में गिरावट आई। वैसे ही उससे पिछले साल, उससे पहले साल अगर हमें देखें तो ज़्यादा तेज़ हवाओं की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो लॉजिंग हुई, क्रॉप गिरी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो एक जो बदलते मौसम का प्रभाव है उससे कैसे बचा जाए, और आप अपनी, क्योंकि ये एक खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो हमारे देश में तकरीबन 30 मिलियन हेक्टेयर या कहें 300 लाख हेक्टेयर के अंदर उगाई जाती है। और हमें इस फसल को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि भाई इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते या इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप अनाज पर बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्रमुख फसलें हैं रबी में? देखिए, रबी में अनाज के तौर पे 2 ही मेन फसलें हैं, एक गेहूं है और एक जौ है। जो एक सीमित क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है, जो कि गेहूं हमारे बहुत ही बड़े व्यापक तौर से तकरीबन उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, जिसके अंदर आपका MP है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, ये आपके मध्य क्षेत्र में आता है। और आपके प्रायद्वीप या पेनिसुलर जोन के अंदर आपके महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उसके कुछ हिस्से आते हैं। तो ये तकरीबन पूरे भारत में एक्सेप्ट आपके दक्षिणी क्षेत्र के कुछ हिस्सों को छोड़ के पूरे भारत में उगाई जाने वाली फसल है। और हमारे पास जो तकनीकी अवेलेबल है इस टाइम, जो तकनीकी उपलब्ध है, उससे किसान बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। इसमें कोई बिल्कुल। और मैं देख भी पा रही हूँ कि कुछ आप पैकेट्स भी लेकर आए हैं, तो हमारे दर्शकों को दिखाएं ये क्या है, कोई खास वैरायटी है ये? देखिए, मैं इस टाइम आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पहला पैकेट है HD 2967 2967, ये इस टाइम ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है, जो तकरीबन आपकी 6-7 मिलियन हेक्टेयर में, तो इजीली हम कह सकते हैं कि इसने 6-7 मिलियन हेक्टेयर में ये कवर कर रही है। इसका HD 2967 ये वैरायटी है पूसा की। और ये कहाँ इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ये सबसे पहले ये उत्तरी पश्चिम मैदानी क्षेत्र के लिए हमने रिकमेंड की थी, उसके बाद ये उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए भी रिकमेंड हुई है। तो इसका एरिया है पंजाब, हरियाणा, बिहार,
उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा, तो इन सभी एरिया के अंदर ये प्रजाति उगाई जा सकती है। जी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा है। यहाँ पर HD 2967 वैरायटी पूछा कि इसका किसान उत्तर प्रदेश और बिहार भी, जी बिहार भी, जी सब इन क्षेत्रों के अंदर इस प्रजाति को उगाया जा सकता है। इस प्रजाति ये तकरीबन लंबी अवधि की प्रजाति है। इसका ड्यूरेशन अगर आप पंजाब का देखें तो तकरीबन 150 दिन का आता है, राजस्थान में तकरीबन 135 से 140 दिन का आता है और हरियाणा में तकरीबन 145 के आसपास दिन इसकी अवधि है। जी जी। तो क्योंकि लंबी अवधि की एक फसल है तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इसकी अच्छी फसल लेने के लिए थोड़ा समय से पहले लगाएं। जैसे एक हमने कॉमन परसेप्शन बना रखा है कि गेहूं की अच्छी फसल हम नवंबर के मिड में यानी 15 नवंबर के आसपास हमें लगानी चाहिए, क्योंकि लेकिन अवधि के हिसाब से हमें उसका समय तय करना चाहिए। तो मैं अनुरोध करूंगा किसानों से, अगर इस किस्म को 5 नवंबर के आसपास वो बो सके या नवंबर के पहले हफ्ता में इसको बो सके तो पैदावार काफ़ी अच्छी है। और ये आसानी से उपलब्ध है? बहुत आसानी से, तकरीबन थ्रू आउट इंडिया इसका बीज अवेलेबल है। NSC से, स्टेट सीड कॉरपोरेशन से और इवन प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर से सब जगह इसका बीज उपलब्ध है। जी, तो जैसा कि आपने बताया HD 2967 ये वैरायटी का नाम है। और आपके पास मैं देख रही हूँ 4 पैकेट है, उन पर भी हम आएंगे। जो 3 अन्य हैं वो कौन सी वैरायटी है और कहाँ के लिए किसान इन किस्मों को ले सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अब मैं डॉक्टर चौहान से जानना चाहूँगी। डॉक्टर चौहान, जैसे कि अभी राजवीर जी ने बीज भी दिखाए हैं, तो बीजों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये तो समझा जा सकता है, लेकिन इस वक्त किसानों को इसको लेकर सावधानियां कौन सी बरतनी होगी? अगर चाहे हम दलहन की बात करें, तिलहन की बात करें, अनाज की बात करें, इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे मैंने कहा, अभी मेरे सहयोगी डॉक्टर राजवीर ने, डॉक्टर कपिला शेखावत ने आपको उच्च पैदा देने वाली प्रजातियों की बात की। तो किसान भाई अपनी भूमि के अनुसार किस प्रजातियों का चुनाव करें और उसके बाद बीज की उपलब्धता, जैसे डॉक्टर राजवीर बता रहे थे कि NSC मिलती है, स्टेट से कॉर्पोरेशन मिलती है, वो सुनिश्चित करें। पर किसान भाई ये ध्यान रखें कि गुणवत्ता युक्त बीज ही करें। और गुणवत्ता का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनको प्रमाणित बीज मिलता है तो वो खरीदें। साधारणतः देखा गया है कि जो हमारी स्वपरागत फसलें हैं, जिसमें कि गेहूं भी आता है, जौ है और दलहन की भी, मसूर है, चना है, मटर है, हर 30 साल किसान भाइयों को बीज बदल देना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट या बीज प्रतिस्थापना दर। 33% हम लोग रिकमेंड करते हैं। जो फसलें परपरागित हैं, जिसमें कि डॉक्टर कपिला बता रही थी सरसों लगता है, उन सब फसलों में, सरसों है, सनफ्लावर है, उनमें हम लोग करीब हर साल बीज बदल देना चाहिए। यानी 50% हम लोगों का सीड रिप्लेसमेंट रेट या बीज प्रतिस्थापना दर है। पर जहाँ संकर किस्में कुछ फसलों में उपलब्ध है, गेहूं में, मतलब अनाजों में या तिलहन में, तो ये नहीं, दलहन में नहीं है। तिलहन में, सरसों में कुछ संकर किस्में उपलब्ध हैं। सनफ्लावर जो सूरजमुखी है उसमें संकर किस्में उपलब्ध हैं। उसमें किसान भाइयों को हर साल बीज बदलना चाहिए। तो गुणवत्ता से मेरा ये है कि देखिए, हर दाना बीज नहीं होता पर हर बीज दाना होता है। बिल्कुल। और किसान भी कई बार यही समझ पाते हैं कि जो खाने के लिए वो अनाज रख रहे हैं उसको बीज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, देखिए, बीज, एक दाने को बीज बनने के लिए कोई मानक है। उन मानकों पे खरा उतरने के बाद ही हर दाने को बीज कहा जाता है। बिल्कुल। और उसकी जो उत्पादन प्रक्रिया है बीज की, वो बिल्कुल अलग है। तो किसान भाई, एक तो बीज, प्रमाणित बीज, मैं दूसरा ही उसके अनुरोध करूंगा कि बीज किसी विश्वसनीय एजेंसी खरीदें। वैसे मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियाँ अच्छी हैं या निजी क्षेत्र की कंपनियाँ अच्छी हैं, पर विश्वसनीयता एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे पूसा बीज है, पूसा बीज के नाम पर ही वो बिकता है। पंतनगर का बीज है, पंतनगर के नाम पर बीज बिकता है। और तो इसलिए जो भी आपको है, जिस पर भी विश्वास है कि उस बीज विश्वसनीय खरीदे, क्योंकि हमारे पास भारत सरकार में, मैं जैसे कृषि अनुसंधान परिषद में हूँ, वहाँ दोनों ही शिकायत आती हैं, निजी क्षेत्रीय कंपनियों की भी आती हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों की भी आती हैं। तो ये कहना कि एक क्षेत्रीय कंपनी ज़्यादा विश्व कहना नहीं, परंतु जो भी किसान भाइयों का अनुभव है, एक तो वो बीज खरीदें, दूसरे वो प्रमाणित बीज खरीदें। प्रमाणित बीज का मतलब है उस पर एक नीला सा टैग लगा होता है, जो ब्लू टैग लगा हुआ है। दूसरे किसान भाई जब भी बीज, नीले रंग की पर्ची लगी होगी, हाँ, एक टैग लगा होता है प्रमाणित का। दूसरे कुछ जो आपके कंपनियां हैं या जो मतलब कुछ ट्रेडर्स हैं या वो हैं, एक तो इसके लिए जो सीड ट्रेडिंग करते हैं उनकी लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। तो एक तो जो लाइसेंसधारी हैं विक्रेता, उनसे ही परचेज करें।
दूसरे कभी खुला सीड परचेज करें, जो उनको पैकेट मिलता है इस बिल्कुल, पे तो लेबल लगता पैकेट है। बंद ही आप जो बीज हैं वो लें, और साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर चौहान ने बताया कि एक नीले रंग का टैग यानी एक छोटी सी पर्ची जैसी कुछ उस पैकेट में लगी होगी, उससे ज़रूर ध्यान दें। इसका मतलब ये होता है कि ये पैकेट, ये बीज प्रमाणित है बिल्कुल, और ऐसे में उनकी जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर रहेगी। फिलहाल इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अन्य, अगर तिलहन की बात करें तो उसमें कौन कौन सी वैरायटी है, क्षेत्र के अनुसार, जलवायु के अनुसार, उस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही कौन कौन सी बीमारियां आगे लग सकती हैं, जिसको लेकर किसानों को अभी से ही प्रबंधन करने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे विचार विमर्श। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं रबी का लहलहाना। जी हाँ, कैसे रबी की आपकी फसलें लहलहाएं, इसके लिए कौन कौन सी विशेष बातें हैं, कौन कौन सी किस्में हैं जिनका भी आपको ध्यान करना होगा, और विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अच्छी उपज के लिए किसानों को बुआई से लेकर कटाई तक हर समय फसलों की देखभाल करनी होगी। फसल को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी देना होगा। सर्दियों में पाला भी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, इससे बचने के भी उपाय करने होंगे। इसके अलावा समय पर खरपतवार निकालनी होगी। खेतों की निगरानी करते रहें और कोई भी बीमारी या कीड़ा लगने पर उसका तुरंत समाधान करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए। जैसे तिलहनी में बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथालिन को 1 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़केंगे तो खरपतवार पर लगाम लगेगी। यही दवा दलहनी फसलों में भी छिड़की जा सकती है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, और रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कौन कौन सी रबी की फसलों में बीमारियां लग सकती हैं, कौन कौन से कीट लग सकते हैं, और इसको लेकर भी बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान किसानों को बीमारियों से और इन कीटों से हो जाता है। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर सिंह से जान लेते हैं कि अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो क्षेत्र विशेष कौन कौन सी किस्में हमारे किसानों को यहाँ पर लेनी चाहिए? जो ये बुआई का समय है, किसान के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो कौन सी प्रजाति का चुनाव करे। और प्रजाति का क्वालिटी बीज, जो जिसको कहते हैं उच्च कोटि का बीज उपलब्ध होना सफलता की पहली सीढ़ी है जी। और इसके लिए हर जलवायु में होने वाली प्रजातियां बिल्कुल अलग हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में चने की बुआई शुरू हो गई है। बिल्कुल। वहाँ की एक जो सबसे अच्छी प्रजाति है वो JG 11 है। ये प्रजाति बहुत बड़े भूभाग में वहाँ लगाई जाती है जी। इसकी विशेषता ये है कि न केवल ये बहुत अच्छी पैदावार देती है, बल्कि जो चने का जो उकठा रोग होता है उससे वो अवरोधी है। जी। JG 11 आपने बताया। JG 11। उसके अलावा और भी कुछ नवीन प्रजातियां वहाँ पर विकसित की गई हैं, जैसे NBEG 113 और 119 जो अभी ये देसी चने की प्रजातियां हैं, ये भी काफ़ी विकसित हो रही हैं। और ये दक्षिण भारत का जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके लिए प्रजातियां अच्छा काम करती हैं। जी। एक चना होता है जिसको आप काबली चना बोलते हैं। काबली चने में भी कई अच्छी प्रजातियां हैं जो हमारे पास हैं। एक तो जो मध्यम जो दर्जे का जो बीज होता है, उसमें जो एक वैरायटी है उसको कहते हैं काक 2। जी। काक 2 एक बहुत अच्छी प्रजाति है, बहुत ही एक स्टेब्लिश वैरायटी है और बहुत ज़्यादा खाने में भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। किसान भाई उसकी भी बुआई करते हैं। दूसरी वैरायटी जो है बिहार है,
मध्य भारत में भी करीब करीब 15 अक्टूबर के बाद बुआई का समय आता है, जो करीब करीब 15 नवंबर तक चलता रहेगा। उसमें एक तो वो क्षेत्र हैं जो कि बिल्कुल असिंचित हैं, उसके लिए कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि एक प्रजाति विजय है, बहुत प्रचलित है महाराष्ट्र में और भी राज्यों में लगाई जाती है। ये भी चने की वैरायटी, ये भी चने की देसी वैरायटी है। दूसरी एक और वैरायटी है जिसको कहते हैं जाकी 9218 5258, ये भी एक प्रजाति बहुत अच्छी प्रजाति है। उसके बाद एक और वैरायटी है उसको साकी कहते हैं 9516 9516, ये बहुत जो है अच्छी प्रजातियां हैं। आप यदि मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आप जाएं या मध्य भारत के पूर्वी हिस्से में जाएं तो अक्सर वहां पर सिंचित क्षेत्र में थोड़ा लेट बुआई होती है। उसके लिए 2 प्रजातियां हैं, JSC 55 और 56, ये बहुत प्रचलित प्रजातियां हैं और इसको भी किसान भाई लगाएं। अब उसके बाद यदि हम उत्तर भारत में आते हैं, उत्तर भारत में हालांकि चना कम बोया जाता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ भी चना बोया जाता है। उसमें एक प्रजाति है जो बहुत अच्छा करती है, उसको कहते हैं 1581 GNG 1581। एक दूसरी और भी नई प्रजाति आई है, वो 1958 GNG 1958 है, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। और राजस्थान में जो बनानी खेती में सबसे प्रचलित जो प्रजाति है वो RSG 888 है। जी जी है ना, ये जी। तो ये आपने पूरे देश के हिसाब से अलग अलग जो हमारे जलवायु क्षेत्र हैं उनके हिसाब से वैरायटी बताई, और जैसा कि आपने कहा भी कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वैरायटी चलती है वही दक्षिण में भी हो, क्योंकि मानसून की अगर हम बात करें तो दक्षिण में पहले मानसून आता है और फिर पहुँचते पहुँचते उत्तर भारत में पहुँचता है, और वहाँ जलवायु परिवर्तन भी एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभा रहा है कि उसी के हिसाब से आपको जो वैरायटी है वो लेनी है। और जैसा कि डॉक्टर राजबीर जी ने पहले बताया कि पिछले सीजन में ये हुआ था कि तापमान काफी था और इसके चलते गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा था, तो इस बार ऐसा ना हो इसके लिए आप तैयारी अभी से रखें। डॉक्टर कपिला, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें तो इसमें वैरायटी कौन कौन सी चाहिए हमारे किसानों को, और जैसा कि अभी डॉक्टर सिंह ने बताया अलग अलग हमारे जो देश के क्षेत्र हैं उनके हिसाब से बताएं। जी, बहुत ही सही प्रश्न है आपका। और सामान्यतः कहते हैं कि अगर उन्नत शस्य क्रियाएं आप अपनाते हैं तो उत्पादन और उत्पादकता को करीब आप 50% बढ़ा सकते हैं, और उस 50% में भी जो 25% योगदान है वो उन्नत किस्म और उन्नत बीज के चुनाव पर निर्भर करता है। हमने जैसे रबी तिलहनों में 3-4 जो मुख्य फसलों की बात की, उसमें जो राई सरसों समूह है उसका सबसे ज़्यादा हम क्षेत्रफल मानते भी हैं, और उसमें भी भारतीय राई या जो लाहा जिसे हम कहते हैं उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अब हर किसान की परिस्थिति अलग है, हर जगह की जलवायु अलग है, उसके हिसाब से आपको उन्नत किस्म का चुनाव करना है। राई सरसों के लिए जो सही समय जो है बुआई का हम मानते हैं करीब 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर या मान लीजिए 30 अक्टूबर तक इसका सही समय है। इससे पहले अगर आप बुआई करते हैं तो उसको हम अगेती बोलते हैं। अगेती के लिए आपको जो किस्मों का चुनाव है वो है जैसे पूसा मस्टर्ड 25, 26 और 28 जो किस्म है पूसा संस्थान से निकली है, इन किस्मों पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा पूसा अग्रणी है, उर्वशी, पूसा तारक, नरेंद्र अगेती, इन किस्मों का JD6 है। ये अर्ली भी है, मतलब आप इनकी बुआई जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका अवधि भी कम है, तो जो टर्मिनल हीट या पकने के समय जो अधिक तापमान की समस्या आजकल आती है, मान लीजिए फरवरी के अंत में या मार्च की शुरुआत में, तो उससे आप अपनी किस्म को इसमें बचा सकते हैं। सही समय पर जो अगर अपन सिंचित क्षेत्रों में बुआई की बात करें तो जो किस्म है जिसमें पूसा विजय है, गिरिराज है, NRC HB 101 है, NRC DR2 है और NRC DR 601 किस्म है। उसके अलावा RH 749, RH 406, ये भी कुछ किस्में हैं। कुछ पुरानी किस्मों में रोहिणी, लक्ष्मी, माया, इनका अभी भी काफ़ी अच्छा, वरुणा, इनका अभी भी बहुत अच्छा क्षेत्रफल है। रेनफेड या जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर आप RH 30, RH 819, RH 781, उसके अलावा पुरानी किस्मों में जैसे अरावली, गीता, शिवानी, ये किस्में आप इसमें ले सकते हैं। कुछ जगहों पर लवणीय क्षेत्रों में या जहाँ मिट्टी जहाँ लवण और क्षार से प्रभावित है उन क्षेत्रों के लिए CS 52, 54, 56 ये किस्में बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और लवणीय क्षेत्रों में मतलब pH अगर pH मान 8.5 या 9 तक भी है वहाँ पर भी उनका अच्छा उत्पादन मिलता है हमें। उसके अलावा जो राई सरसों समूह में एक तोरिया है, उसमें बहुत जगह
जगह पर बुआई हो चुकी है, पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी बुआई चल भी रही है, उसके लिए आप PT 303 और 307 दो किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा येलो सरसों, या पीली सरसों में पीताम्बरी और NRC येलो सरसों 5 जो किस्म है वो बहुत अच्छी है। तो ये तो बात हुई राई सरसों की। उसके अलावा जो अगर आप सैफलार या कुसुम की बात करें तो उसमें कुछ हाइब्रिड्स भी हैं। हाइब्रिड्स का जैसे कि चौहान सर ने बताया कि आपको हर साल नया बीज लेना पड़ेगा, आप अपने बचे हुए को नहीं काम में ले सकते। तो हाइब्रिड्स में नारी NH1, नारी NH15, MSRI ये कुछ किस्में हैं। और जो प्रचलित किस्में हैं उसमें प्रभावी कुसुमा, फुल्ले कुसुमा, इस तरह की आप किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अलसी या लिंसीड की बात करें तो पुरानी किस्मों में अभी भी जो प्रचलन में है और अच्छा उत्पादन उनका स्तर है, नीलम, हीरा, मुक्ता, हिमालिनी। नई किस्मों में NL 97, 142, 165 और 260 इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में अगर आप सनफ्लावर या सूरजमुखी की फसल दक्षिण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, उत्तरी भारत में हम स्प्रिंग या जायद जैसा आपने बताया उस सीज़न में हम ज़्यादा लेते हैं। तो उन क्षेत्रों के लिए आप कोई भी हाइब्रिड BSH1 और KBSH1 ये कई सीरीज़ हैं, इसमें से आप किसी का चुनाव कर सकते हैं। जी, तो चलिए ये तो बात रही कि कौन कौन से वैरायटी किस्मों का चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, बहुत विस्तार से आपने बताया। और बीमारियों पर भी आएंगे, कीटों का कैसे प्रबंधन करें इस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजबीर आपसे जानना चाहूँगी कि अभी अभी आपके पास 3 पैकेट और बचे हुए, तो वो भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं पहले भाग में बताया आपको BHD 2967 2967 जो कॉमनली लोग बात कहते हैं BHD 2967 हम ग्रो कर रहे हैं, उसमें पीला रतुआ की कुछ कहीं कहीं पे शिकायत है। ऐसा नहीं है कि पीला रतुआ हमारे पूरे उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आता है, नहीं, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जो पंजाब के 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट, उनके अंदर इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहता है। और वो पर इतना ज़्यादा नहीं होता कि फसल को नुकसान हो, फिर भी हमारे पास उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट किस्में उपलब्ध हैं। उसमें कुछ किस्में हैं जैसे DBW 88 है जो DWR करनाल द्वारा विकसित है, हमारी अपनी पूसा संस्थान से विकसित एक HD 3086 है जो कि पिछले साल और पिछले से पिछले साल आपने देखा कि फसलें बहुत ज़्यादा गिर गई थी, आंधी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से। ये HD 3086 एक ऐसी किस्म है जो इन सब चीज़ों को सह सकती है और गिरती नहीं, कम बढ़ती है, तकरीबन 85-90 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट जाती है और गिरती नहीं। ऐसे ही एक किस्म है जो HAU द्वारा विकसित है, CCS HAU हिसार से, वो है WH 1105, वो भी कम हाइट की बढ़ती है और गिरती नहीं। तो इन किस्मों को अगर आप लगाएं तो पीला रतुआ भी इन किस्मों में कंपेरेटिवली कम आता है और ये आपकी गिरती भी कम है, जैसे HD 3086 है या 1105 है। तो इनको इन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे आपको लगता है कि हमारी फसल की गिरने की शिकायत साल दर साल काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो ऐसी जगह पे आप इन किस्मों को, या पीला रतुआ आता है तो ऐसी किस्मों को, DBW 88 है उसमें भी पीला रतुआ कंपेरेटिवली कम है। एक और किस्म है जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप है, वो PBW 621-50 है, वो भी किस्म कंपेरेटिवली कम गिरती है। तो ऐसी किस्मों को आप लगाए जो कम गिरे, और जहाँ पे पीला रतुआ का प्रकोप है तो ये हमारी जो येलो रस्ट से रेजिस्टेंट वैरायटियाँ हैं इनको उगाएं। और एक जो मैं अन्य मुख्य बात कहना चाहता हूँ किसानों को कि आप अपने किस्म की जो अलग अलग किस्में हैं उनकी डाइवर्सिटी अपने फील्ड में या उनकी विभिन्नता फील्ड में मेंटेन रखें। हम एक ही किस्म के पीछे ना पड़े, उत्पादकता तो भी कम हो जाती है। हाँ, उत्पादकता से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा रोग का एक अलग अलग एक रोग की खास प्रजातियां होती है, वो एक पर्टिकुलर प्रजाति अगर एक ही वैरायटी हम ग्रो करेंगे तो वो सबको नुकसान पहुंचाती हुई चली जाएगी। एक दूसरा है कि एक प्रजाति की एक पर्टिकुलर अवधि होती है, तो अगर एक ही हम प्रजाति हम पूरे एरिया में ग्रो करेंगे तो वो एक ही समय पे उसके अंदर बाल आएगी और एक ही पर्टिकुलर समय पे उनमें दाना बनेगा। तो अगर मौसम के अंदर कोई पर्टिकुलर बदलाव हुआ तो बहुत लार्जर एरिया पे हमें नुकसान होगा। तो अलग अलग किस्मों को, क्योंकि किसी के अंदर 2 दिन पहले फ्लावरिंग आएगी, कोई 2 दिन पहले मैच्योर होगी, उससे आपका नुकसान भी कम हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान। एक और मैं मुख्य बात बताना चाहूँगा कि
आजकल जो किसान सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं वो बढ़ती हुई लागत की है। बढ़ती लागत से क्या कि उनका प्रॉफिट है, लागत बढ़ने की वजह से वो प्रॉफिट उतना मेंटेन नहीं रह पाता, जो लगातार बढ़ती कॉस्ट की वजह से गिरता जा रहा है। तो एक तकनीकी है जिसके अंदर आपको खेत की बाह जुताई करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप डायरेक्ट, आप एक मशीन है जीरो टिल मशीन, उससे आप सीधे धान के बाद आप सीधे अपने खेत में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। धान लेने के बाद, धान काटने के बाद उसी मॉइस्चर हैं। में, इवन आपको अगर आपका मॉइस्चर मेंटेन्ड है, खेत में नमी अवेलेबल है, तो आप सीधी बुआई कर सकते हैं जीरो ड्रिल मशीन से। पूसा संस्थान ने इसमें एक 2 किस्में हमने डेवलप की है, जो एक HDCSW 18 है और एक HD 3117 है। ये HDCSW 18 है, मैं ये कहना चाहूँगा इसके इस टाइम जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि पहले भी ये बात हुई थी कि मार्च और अप्रैल में जो अप्रत्याशित रूप से टेम्परेचर बढ़ता है वो हमारी फसलों की पैदावार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस वैरायटी का क्या इस वैरायटी को आप जीरो में, यानी आप सीधी बुआई करके, और अक्टूबर में, देखिए हमारे पास इस समय अक्टूबर में बोने के लिए कोई किस्म उपलब्ध नहीं है। ये हमने वैरायटी निकाली है, इसको आप सीधे अक्टूबर के अंदर सीधी बिजाएंगे, यानी बिना बाह जुताई धान करके। के बाद जो किसानों का वक्त जाता है हाँ, खेत को तैयार करने में वो 10 या 15 दिन। और एक बड़ा सा सीधा संबंध है कि फसल की जितनी अवधि ज़्यादा होगी, आपकी पैदावार भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और सुनिश्चित होगी। तो आप अक्टूबर में लगाने की वजह से आपकी ड्यूरेशन फसल की 150 दिन के आसपास हो जाएगी। और ये जो टर्मिनल हीट, यानी जो अप्रैल में अप्रत्याशित रूप से टेम्परेचर बढ़ता है, उससे जो दाने सिकुड़ जाते हैं, उससे आपकी फसल का बचाव रहेगा। तो आप जीरो टिल में बुआई करके आप अपनी प्रॉफिट यानी लाभ को बढ़ा सकते हैं। इससे लागत भी घटेगी। हाँ, लागत घटेगी। तकरीबन आपका 2500 रुपये प्रति एकड़, यानी प्रति एकड़, या आपके तकरीबन 6 या 7 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर के अंदर आपकी बचत आ जाती है। जितनी टिलेज ऑपरेशन यानी जितनी बाह जुताई में खर्चा है वो सारा बचत के अंदर। तो ये वैरायटी है HDCSW 18। ये अभी एक NCR क्षेत्र के लिए संशोधित हुई है। और लेकिन आप इस वैरायटी को, और एक लिमिटेड बहुत कम सीड अभी उपलब्ध है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अक्टूबर के अंदर लगाएंगे तो आपकी फसल की पैदावार ज़्यादा सुनिश्चित होगी। और क्योंकि जीरो में बोएंगे तो उससे एक और फायदा होगा कि आपकी लागत कम लगेगी, लागत कम होगी, ज़्यादा समय भी मिलेगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जीरो के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया है पिछले 2 सीजन में, जहाँ फसल जीरो के अंदर लगी है, तो वो कंपेरेटिवली गिरती कम है। दूसरी चीज़ है जो इसकी मशीन है उसकी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है उस पर, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने, और जो पंजाब गवर्नमेंट हो या हरियाणा गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सब्सिडी दे रखी है, और तकरीबन अच्छी खासी सब्सिडी है। तो वो जीरो टिल मशीन आप आसानी से खरीद सकते हैं और उससे सीधी बुआई कर सकते हैं। एक और जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि जीरो से जो एक खास नुकसान हो रहा था हमारा पर्यावरण में, धान की फसल के कटने के बाद उसके रेजिड्यू को जला दिया जाता था। तो अगर जीरो तकनीकी अपनाएंगे ना, तो इस समस्या का भी काफी हद तक समाधान हो जाएगा। और मैं और किसान भाइयों से एक और बात कहना चाहूँगा कि जो धान का पुलाव है, अगर आप पशुओं के चारे के रूप में आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको जलाएं नहीं, आप सीधी बुआई करके उस पुलाव को 1 या 2 लेबर आपके प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से बखेर देगी उसको खेत पे। तो बुआई के तुरंत के बाद उसको आप अपने खेत पे बखेर दें। अगर आपने धान की फसल को काफ़ी नीचे से काटा है, और अगर जो कंबाइनर से आपने कटाई है तो उसके अंदर वैसे ही रेजिड्यू आपका काफ़ी रेजिड्यू रहेगा, उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा समस्या भी नहीं आएगी रेजिड्यू पर। आपके पास मशीन उपलब्ध है जो हाई रेजिड्यू लोड में भी, यानी जब जो धान का काफ़ी पुलाव बच रहा है उसमें भी अच्छी बुआई
कर सकती हैं। तो डॉक्टर राजबीर, अभी आपने गेहूं के बारे में बताया कि कौन कौन सी वो किस्में हैं जो कि किसान ले सकते हैं, और जो आपने ये ज़ीरो टिल की बात की, ये भी एक नई तरह की शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि इसमें काफ़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इसमें लागत भी कम लगती है और जाहिर सी बात है अगर लागत कम लगेगी किसानों की तो मुनाफा भी उनको ज़्यादा होगा। बहरहाल इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम दलहन की भी बात करेंगे, तिलहन की बात करेंगे, कौन कौन सी और वेराइटीज़ हैं, इसके अलावा बीमारियाँ कौन कौन सी लग सकती है और पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, छोटे से ब्रेक के बाद। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है विचार विमर्श में। आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे आपकी रबी की फसलें लहलहाएं, इसीलिए आज का विषय है रबी का लहलहाना। तो चलिए अब दलहनी फसलों के बारे में बात कर रहे थे कि और कौन कौन सी फसलें हैं जिनकी वैरायटीज़ के बारे में किसानों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से किसान कैसे इनका चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, हमने चने की प्रजातियों की बात की, अब दो और प्रमुख फसलें हैं जैसे मसूर और मटर, उसकी प्रजाति की बात करते हैं। मध्य भारत में जो 3 प्रजातियां जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं वो JL3 और सेरी और नूरी हैं। इनके साथ एक नई प्रजाति हम लोगों ने जो पैदा की है वो है IPL 316। ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है, बहुत अच्छा करती है। और जो हमारे पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर भी मसूर बहुत मात्रा में होती है। वहाँ पर एक जो प्रचलित वैरायटी है HUL 57, ये प्रजाति बहुत अच्छी है और इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो मटर एक ऐसी फसल है जो थोड़ी अच्छी ज़मीन में होती है, उसको पानी की ज़रूरत होती है। वहाँ पर हमारी वैरायटी आदर्श है, अमन है, प्रकाश हैं, ये बहुत अच्छा करती है। एक और नई प्रजाति आई है HUDP 10-12, ये भी प्रजाति बहुत अच्छा करती है। अब एक बार हमने प्रजाति ले लिया, उसके बाद बीज का शोधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज का शोधन नहीं किसान भाई करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे उकठा और झुलसा बीमारियां ये लगती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि बीज को जो है हम शोधन करें। इसके लिए जो है हम 3 चीज़ों को यूज कर सकते हैं। हम केमिकल यूज कर सकते हैं, जो थीरम और कार्बेंडाजिम है वो 3 ग्राम पर केजी बीज के अनुसार करना चाहिए। राइजोबियम का हमको शोधन करना है, क्योंकि राइजोबियम से जो है नत्रजन की हमारी आवश्यकता कम हो जाती है। उसके लिए 1500 से 20 ग्राम पर किलोग्राम के अनुसार करना है। किसान भाई यदि उपलब्ध है तो ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से पूरा पैकेज है ट्रीटमेंट का, किसान भाइयों को करना चाहिए। एक बार बीज आप शोधन कर दिया तो बुआई की बात आती है। बुआई करते समय ये जरूरी है क्या खादें आप डालें। अनुशंसा ये की जाती है कि दलहनी फसलों में 100 किलोग्राम DAP का इस्तेमाल करें। इससे नत्रजन और फास्फेट दोनों की आवश्यकता पूरी होती है। उसके साथ 20 किलोग्राम सल्फर और 15 किलोग्राम जिंक ये भी डालें, क्योंकि दलहनी फसलों को इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद किसान भाई यदि ये फसल जैसे जैसे बढ़ेगी और भी सारी चीज़ें, दलहनी फसलों में लोगों का ये मानना है सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सिंचाई ज़रूरी है। यदि फसलों में स्ट्रेस है उससे 15 से लेकर 20% तक पैदावार को बढ़ाई जा सकती है, यदि क्रिटिकल स्टेज में आप वो करें। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे और कीड़े आएंगे, जैसे हमारी जो चना की फसल है, मसूर है, उसमें एक कीड़ा आएगा जिसको कहते हैं फली बेधक कीड़ा। इसके लिए पूरा IPM का पैकेज है। किसान भाई नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और उसके साथ साथ जो इंडक्साकार्ब जैसे जो केमिकल हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे मालिक्यूल हैं, जहां आप हैं वहां देखिए कि क्या उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करके पूरी फसल की सुरक्षा करें। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है दलहनी फसलों का आप एक अच्छा उत्पादन लेकर के अपनी प्रॉस्पेरिटी खुशहाली बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर सिंह, अभी आपने दलहनी फसलों के बारे में बात की, आपने चने और इसके अलावा मसूर और मटर के बारे में भी बताया। अब डॉक्टर चौहान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसानों को कौन कौन सी विशेष बातें जो कि ध्यान में रखनी होगी जब वो बीज लेने जाए। देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपसे जब ये बीज की बात की थी तो कहा था कि प्रमाणित बीज ही बाज़ार से आप खरीदें। इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि जो प्रमाणित बीज मिलेगा आपको उन्हीं बीजों का, उन्हीं वैरायटियों के किस्मों का मिलता है जो बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत सूचित की गई।
तो इसलिए दूसरी किस्म का बीज भी मार्केट में मिलता है जो वैरायटी अधिसूचित नहीं है उस बीज अधिनियम के अंतर्गत, उनको हम TL ट्रूथफुल लेबल सीड कहते हैं। उनमें ओपल ग्रीन लेबल होता है, तो वो भी किसान भाई उसको जबकि वो प्रमाणित नहीं होता उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे अपना जो उसमें जो टैग लगा उसको ध्यान से देखें, उसमें 3-4 बातें मुख्य रूप से देखने लायक हैं। एक तो उसमें लिखा रहेगा कौन सी प्रजाति है, बीज किस सीजन में बनाया गया, बीज उपचारित है कि नहीं, कि जो मेरे सहयोगी डॉक्टर NP सिंह बता रहे थे कि बीज उपचारित करें, तो कई बार बीज उपचारित ही मिलता है और कुछ बीमारियों को लिखा होता है, उसमें बीज लिखा होता है, उसमें कितना नमी थी बीज में, कितना अंकुरण है, ये सब उस पर लिखा रहता है। तो एक तो ये बीज देखें। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जो बीज लेने के बावजूद भी आपको उसका जो गुणवत्ता है, आप चाहे किसान भाई उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि एक थोड़ा सा नमी लेके अब किसी जैसे बोरे पर ही आप डाल दीजिए बीज को, गिन के 20-100-200 पानी से हल्का सा नमी दे दें तो आप उसका अंकुरण पता लग जाएगा। क्योंकि अंकुरण अगर अच्छा होगा तभी पौधा भी अच्छा बनेगा। और जिसको हम लोग प्लांट स्टैंड कहते हैं कि हर क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब हुआ कि प्रति वर्ग मीटर कितने पैदा होने पौधे होने चाहिए, तो उस पर निर्भर करता है। तो बीज की जो हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरे मेरे सहयोगी डॉक्टर NP सिंह साहब जो बता रहे थे कि बीज और ये जो खाद की मात्रा बताई, एक तो मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। ये नहीं जो मात्रा बताई है पूरे एक हेक्टेयर के लिए बताई है। इन्होंने जितना भी का सल्फर डालिए, DAP 100 किलोग्राम जैसे बताया, या सल्फर की मात्रा बताई, वो प्रति हेक्टेयर है। जी। तो और दूसरे इसी तरह से जो बीज जनित बीमारियां हैं उनका आप नियंत्रण बीज उपचारण से कर सकते हैं। जी, जैसा कि बीज सिंह साहब ने बताया। हाँ, तो बीज उपचारित लेना चाहिए। और दूसरी वही बातें हैं जिसमें भी आपको विश्वास हो, विश्वसनीय कंपनी से, फर्म से ही खरीदें और उसका लेबल अच्छी तरह देख लें। ये देख लें बीज कब पैदा किया गया है, कब उत्पादन गया है। और बीज उत्पादन के लिए एक होता है, जैसे डॉक्टर राजवीर बता रहे थे कि उनकी वैरायटी है अभी राष्ट्रीय मतलब जो नेशनल कैपिटल रिजर्व उसी की रिलीज हुई है, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा उस वैरायटी को ये बीज श्रृंखला में लाएं, क्योंकि बीज का उत्पादन होता है बीज श्रृंखला के द्वारा। बीज श्रृंखला में लाने के द्वारा हम लोग पहले प्रजनक बीज बनाते हैं, फिर आधारी बीज बनाते हैं, फिर प्रमाणित बीज बनाते हैं। तो इस तरह से करीब 3 साल में जो बीज श्रृंखला शुरू होती है तब जाके हम किसानों को बीज दे पाते हैं। यानी ये पूरी इसकी एक विधि, एक पूरा साइकिल है जो कि चलता है। बीज के लिए एक और दूसरे अगर इन्होंने अपनी किस्म अधिसूचित करा ली तो बहुत अच्छा है, नहीं उसको अधिसूचित कराएं। एक सेंट्रल कमेटी बनी होती है जो किस्मों को अधिसूचित करती है। वही किस्में जो अधिसूचित होती हैं उन्हीं को बीज श्रृंखला के अंतर्गत लेते हैं, उन्हीं का प्रमाणीकरण होता है, उन्हीं का प्रमाणित सीड मिलता है। तो इन्हीं सब बातों किसान भाई ध्यान रखें, अच्छा बीज लें और अच्छी तरह से उसका जो ऐसे मेरे सहयोगी बता रहे हैं अच्छी किस्म लें, अच्छा बीज लें और अच्छी तरह अन्य क्रियाएँ करें, समय से बुआई करें, तो अवश्य उनको लाभ होगा। डॉक्टर राजवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी डॉक्टर चौहान ने भी कुछ बातें यहाँ पर रखी, उस पर एक तो आप थोड़ा प्रकाश डालें और साथ ही अब और कौन कौन से आपके पास वैरायटी हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ और भी पैकेट बाकी हैं। देखिए, जो मैं एक मेन बात और कहना चाहूँगा, कुछ किस्में हैं जो दूसरे जैसे मध्य भारत है या उत्तरी भारत है उसके लिए बहुत उपयुक्त है और नई किस्में हैं, तो किसान भाई उन किस्मों को भी उगा सकते हैं। मैं कहता हूं कि भाई किसान देखिए हर किस्म की एक पर्टिकुलर जलवायु है जिसके अंदर वो अपनी मैक्सिमम क्षमता को एक्सप्रेस करता है। तो किसान भाई ये हर किस्म, नई किस्म को ट्राई के ऊपर और ट्राई मतलब एक परीक्षण के तौर पे लगा के ज़रूर देखें। अगर उनकी जलवायु में वो किस्म अच्छी पैदा देती है तो नेक्स्ट ईयर उसको आप लार्जर एरिया में ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपके पूर्वी क्षेत्र के लिए मैंने बताया कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए हमारी जो अपनी जो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी HD 2967, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है उत्तरी पूर्वी भारत में। जैसे आपका उत्तरी पश्चिमी नहीं, पूर्वी पश्चिमी प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार के अंदर दोनों जगह बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। एक और अच्छी किस्म है वहीं के लिए जो हमारी ही संस्थान द्वारा विकसित की गई है देर से बुआई के लिए, HD 2985, वो भी बहुत अच्छी किस्म है, उसको ट्राई कर सकते हैं। मध्य भारत के लिए हमारे पास कई किस्में हैं जो बहुत ही अच्छी है, जैसे GW 322 है, GW 366 है और आपके पेनिसुलर जोन के लिए, प्रायद्वीप के लिए मैक्स की एक मैक्स हमारी MACS संस्थान है, उसकी 2 वैरायटियाँ हैं, MACS 2846
और 2496 वो बहुत ही अच्छी प्रजाति है, उनको ट्राई कर सकते हैं। इवन खपली व्हीट वहाँ हमारे पेनिसुलर जोन में काफ़ी ग्रो किया जाता है, उनकी 2 प्रजातियाँ हैं, DDK 1001 1001 और DDK 1009, उनको कोशिश कर। एक जो खास ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब आपकी बीज की आपकी फसल को बोने के अंदर देरी हो जाए तो देर से बोने के लिए जो संशोधित किस्में हैं उनको ही उपयुक्त करें। और अगर आपका नॉर्मल बुआई के ऊपर है तो उसी दौरान की या उसी समय अवधि की जो रिकमेंडेड वैरायटी है उसको ग्रो करें। तो हमारे मैं जो लास्ट पैकेट बता रही थी मैडम भाई, ये HD 3117 है हमारी, ये भी हमने NCR रीजन के लिए 0 टिल के लिए है। तो ये दोनों एक नया परीक्षण है। मैं किसानों को चाहूँगा कि इनको एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये लागत घटाता है और मौसम के प्रतिकूल प्रभाव को कम करता है। HD 3117, हाँ HD 3117 ये देर से बोई जा सकती है। और इवन अगर आप 15 नवंबर के बाद किसी टाइम भी 15 नवंबर से और दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक आप किसी समय भी इस किस्म को अच्छी पैदावार के लिए उगा सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी पैदावार है। लास्ट ईयर जैसे टेम्परेचर एकदम से बढ़ोतरी हुई थी, उसमें भी इसकी पैदावार काफ़ी ठीक थी। जी जी। डॉक्टर कपिला, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें तो अभी अन्य जो फसलें हैं जिन पर हम अब नहीं पहुंच पाए उनके बारे में बताएं, और उनकी किस्में कौन कौन सी हैं? जी, किस्मों के बारे में तो जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस समय महत्वपूर्ण ये भी है कि आप जिस किस्म का चुनाव करते हो, किस तरह से आप उसकी बुआई करते हो, और शुरू में जो 1-1.5 महीने में आपको किन शस्य क्रियाओं का ध्यान रखना है। सबसे पहले खेत का चुनाव। खेत अगर आपका समतल है, आपने सुना होगा आजकल लेजर लैंड लेवलिंग की बात करते हैं, वो अगर आप करते हैं तो आप सोचिए कि आप अपने खेत में जो जल उपयोग क्षमता है या जो उर्वरक उपयोग क्षमता है उसको 1/3 यानी कि 30% तक बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी, राजवीर सिंह सर ने बात बताया कि गेहूं गिर गया था। लॉजिंग की जहां बात है, खेत में अगर जल भरा रहेगा, पानी का अगर निकास नहीं है तो भी उसके अंदर लॉजिंग या गिरने की समस्या ज़्यादा होती है। प्रणाली जैसे सर बता रहे हैं कि आजकल आपको लागत कम करने की बात है, तो बेड प्लांटिंग आपने सुना होगा, उसमें करते हैं तो गेहूं गिरेगा भी कम, या जो तिलहनी फसलें भी हम उसमें उगा सकते हैं तो गिरेगा कम। ये कुछ बातें हैं। सिंह साहब ने और चौहान सर दोनों ने ही बताया बीज उपचार के बारे में। तो राई सरसों के संबंध में अगर हम बात करें तो 2 मुख्य बीमारियां हैं, तनागलन या स्क्लेरोटीनिया। उसके लिए आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को आपको कार्बेंडाजिम नाम के रसायन से आपको उपचारित करना है। जिस खेत में या जिस जगह पर सफ़ेद रतुआ या वाइट रस्ट हम जिसको कहते हैं वो ज़्यादा आता है तो आपको एपरॉन नाम का एक रसायन है, उसकी 6 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके लगानी है। राई सरसों में सिंचित क्षेत्रों में करीब 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन या उसकी मात्रा हम डालते हैं, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटैश। इसमें आपको 2 बार में नाइट्रोजन डालना है, आधी मात्रा बुआई के समय और आधी पहली सिंचाई के बाद में। एक तिलहनी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सल्फर। वो आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हर सीजन में आपको जो भी आप तिलहनी फसल ले रहे हैं ज़रूर डालना है। उससे आपके तेल की मात्रा भी इसके अंदर बढ़ती है। तो इस प्रकार से खरपतवार और उर्वरकों का आपको प्रबंधन करना है। तो तेल की मात्रा भी बढ़ेगी और फसलों को नुकसान नहीं होगा। कैसे आप खरपतवार प्रबंधन करें, कैसे आपकी फसलों में कीट न लगे, बीमारियां न लगे। हमने दलहनी फसल, तिलहनी और साथ ही साथ अनाज की बात की और उम्मीद करते हैं इस तमाम जो जानकारी हम अब तक पहुँचा रहे हैं हमारे किसान भी उसे नोट कर रहे हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ये आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आज रवि का लहलहाना में फिलहाल इतना ही, और हम यही उम्मीद चलते चलते करते हैं कि ये जो जानकारियां हमने कार्यक्रम में दी हैं ये व्यर्थ नहीं जाएंगी। हमारे किसानों ने इन्हें नोट भी कर लिया होगा और इन जानकारियों का खेत में भी इस्तेमाल करेंगे। स्टूडियो तक तो हो गई, लेकिन इसका असर खेत पर भी दिखाई देगा। तो आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही। नए अंक के साथ, नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।